दोस्तों, समंदर की गहराइयों से लेकर अनंत अंतरिक्ष तक भारत और फ्रांस ने एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर लिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक भारी खलबली मचा दी है। ये कोई आम डील नहीं है। ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वो बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत की सुरक्षा को रणनीतिक स्वायत्तता यानी खुद के दम पर फैसले लेने की पूरी ताकत दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की कैथरीन वाउट्रिन के बीच हुई एक टॉप लेवल मीटिंग ने अगले 10 सालों के लिए एक ऐसा एग्रीमेंट लॉक कर दिया है जो दुनिया का पूरा पावर बैलेंस भारत के फेवर में झुका देगा। इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली गेम तो इसके आगे है। आखिर क्यों हॉर्मुज स्ट्रैट के भारी तनाव के बीच पूरी दुनिया आज भारत और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की तरफ आंस लगाए बैठी है? रूस जैसा पुराना दोस्त और अमेरिका जैसा सुपर पावर लाइन में खड़े हैं, फिर भी भारत ने अपनी नौसेना के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ फ्रांस को ही क्यों चुना? ऐसा क्या है फ्रांस की नेवल ग्रुप की उस डील में जो भारत को समंदर के भीतर एकदम अदृश्य और अजेय बनाने जा रही है? हवा में राफेल का खौफ तो दुनिया देख चुकी है, लेकिन फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ मिलकर भारत अब कौन सा ऐसा महाइंजन बना रहा है जो फाइटर जेट्स की दुनिया पूरी तरह से पलट देगा? और सबसे बड़ा सवाल, अंतरिक्ष की रेस में एलन मस्क की स्टारलिंक को मिट्टी में मिलाने के लिए इसरो ने यूरोपियन दिग्गज यूटेलसैट के साथ कौन सा ढाकड़ मास्टर स्ट्रोक खेला है? तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे जियोपॉलिटिकल सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है, हैमर मिसाइल। ये कोई आम हथियार नहीं है। ये मीडियम रेंज की हवा से जमीन पर मार करने वाली एक शानदार गाइडेड मिसाइल है। आसान भाषा में समझें तो ये राफेल लड़ाकू विमान का सबसे प्रमुख हिस्सा है। भारत के पास पहले से ही राफेल का बेड़ा मौजूद है और नए राफेल विमानों की डील पर बात चल रही है। ऐसे में सोचिए, जब राफेल जेट भी अपना हो और उसमें लगने वाली हैमर मिसाइल भी अपने ही देश में बन रही हो, तो इंडियन एयरफोर्स का भौकाल किस लेवल का होगा? भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच इस मिसाइल को भारत में ही बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर पर पक्का एग्रीमेंट हो चुका है। इससे सिर्फ हथियार ही नहीं बनेंगे, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने एक बहुत तगड़ी बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हिंद महासागर के इलाके में भारत ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी सबसे पहले मदद करने वाला और रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सबकी सुरक्षा तय करने वाला देश है। सीमाओं के पार से जो अशांति फैलाने की कोशिशें होती हैं, वो पूरे इलाके के लिए एक बड़ा खतरा है और भारत इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत और फ्रांस ने साफ कर दिया है कि उनका ये रिश्ता कोई दुकानदारी वाला लेन देन नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों का एक लॉन्ग टर्म विजन है। फ्रांस और भारत के सैनिक अब एक दूसरे के ठिकानों पर तैनात होंगे, साथ मिलकर ट्रेनिंग करेंगे और बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। ये सब देखकर चीन का पसीना छूटना लाजमी है, लेकिन कहानी में असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। अब जरा अपना फोकस मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया पर शिफ्ट करते हैं। एक तरफ ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ जबरदस्त पंगा चल रहा है। हालांकि इसमें सीज फायर हो गया है, लेकिन हालात इतने टाइट हैं कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अभी भी ब्लॉक कर रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट समंदर का वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया भर का तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद रहता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की हाहाकार मचना तय है। ऊपर से पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन टूटती है। लेकिन इस महासंकट के बीच एंट्री होती है भारत की। दुनिया को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए भारत और फ्रांस आपस में हाथ मिलाते हैं। पेरिस के पास G7 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर एक स्पेशल पार्टनर के तौर पर शामिल हुए। वहां उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो के साथ मिलकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा तय करने पर एक बहुत ही सॉलिड चर्चा की है। जयशंकर ने G7 के मंच से एकदम बेबाक अंदाज में दुनिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि इस तनाव की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, जो खाने पीने और फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, वो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। भारत और फ्रांस मिलकर ईरान के लगातार संपर्क में हैं और इसका असर देखिए। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह दिया है कि ईरान के जो दोस्त देश हैं जैसे कि भारत, रूस और चीन, उनके लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला हुआ है। यानी दोस्तों, जब पूरी दुनिया टेंशन में है तब भारत का रुतबा मिडिल ईस्ट में सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, समंदर के ऊपर का खेल तो आपने देख लिया। असली गेम तो समंदर के पानी के नीचे चल रहा है, जो किसी को नजर नहीं आ रहा। चीन लगातार अपनी नौसेना को बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर हमारे हिंद महासागर तक वो अपनी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लेकिन अप्रैल 2026 का नया भारत इन चुनौतियों का रोना नहीं रोता, बल्कि उनका इलाज करता है।
भारतीय नौसेना अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए पूरे 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 2 बहुत बड़ी पनडुब्बी डील फाइनल करने जा रही है। ये डील अगले साल के मध्य तक एकदम पक्की हो जाएगी। इसमें सबसे पहली और बड़ी डील है 3 नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की। इस डील की कीमत करीब 36,000 करोड़ रुपए है। ये पनडुब्बियां मुंबई के मजगांव डॉक लिमिटेड यानी एमडीएल में फ्रांस की दिग्गज कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर बनाई जाएंगी। इससे पहले भी भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत नेवल ग्रुप के साथ मिलकर 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाई हैं, जिन्हें कलवरी क्लास कहा जाता है। इनमें आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर शामिल हैं। आखिरी पनडुब्बी जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल भी हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि इन पनडुब्बियों में ऐसा क्या खास है। दोस्तों, ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं जिनका वजन 1500 टन और लंबाई 75 मीटर होती है। सबसे बड़ी बात, इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी सिस्टम लगा होता है। आम पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार समंदर के ऊपर आना पड़ता है, जिससे दुश्मन उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन एआईपी सिस्टम की मदद से ये स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बिना ऊपर आए लगातार 21 दिनों तक पानी के भीतर छुप कर रह सकती हैं। इनके अंदर खतरनाक टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइलें और माइंस बिछाने का पूरा सिस्टम मौजूद है। ये पनडुब्बियां भारत की पुरानी पड़ चुकी रूसी किलो क्लास पनडुब्बियों को रिप्लेस करेंगी और समंदर में चीन के खिलाफ एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी करेंगी जिसे भेदना नामुमकिन होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत ने अमेरिका या रूस जैसे बड़े देशों को छोड़कर फ्रांस की नेवल ग्रुप को ही क्यों चुना। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा जियोपॉलिटिकल सस्पेंस है। भारत के लिए फ्रांस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि वो एक पूरा इकोसिस्टम है। जब हम रूस की बात करते हैं तो वो हमारा पुराना दोस्त जरूर है, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के बहुत सारे बैन लग गए हैं। इससे रूस की सप्लाई चेन बुरी तरह टूट गई है। 2023 में ही इंडियन एयरफोर्स ने कह दिया था कि रूस अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहा है। ऊपर से रूस की चीन पर बढ़ती हुई निर्भरता भारत के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वो हथियार तो बेचना चाहता है, लेकिन वो अपनी कोर टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता। अमेरिका के साथ कोई भी डील करो तो वो अपने ITAR जैसे कड़े कानून लगा देता है और ये शर्त रखता है कि आप उनके हथियारों का इस्तेमाल कैसे और कब करेंगे, इस पर वो नजर रखेंगे। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत अपनी तकनीक खुद बनाकर उन पर निर्भर रहना छोड़ दे। लेकिन फ्रांस का स्टाइल एकदम अलग है। फ्रांस नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड पॉलिसी पर चलता है। वो भारत पर कोई राजनीतिक शर्त नहीं थोपता। याद कीजिए 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण, जब अमेरिका और जापान समेत पूरी दुनिया ने भारत पर कड़े बैन लगा दिए थे, तब फ्रांस वो अकेला पश्चिमी देश था जो भारत के साथ सीना तान कर खड़ा था। फ्रांस भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की इज्जत करता है। नेवल ग्रुप भारत के लिए इसलिए गेम चेंजर है क्योंकि उसने हमें सिर्फ असेंबली लाइन नहीं दी, बल्कि सच्चा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी ट्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी है। फ्रांस ने भारत के इंजीनियरों को डिजाइनिंग, वेल्डिंग और क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग की पूरी ABCD सिखाई है। भारत की खुद की रिसर्च संस्था DRDO ने जो अपना स्वदेशी AIP सिस्टम बनाया है, फ्रांस की नेवल ग्रुप पूरी ईमानदारी से उस भारतीय तकनीक को अपनी स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में फिट करने में मदद कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। कोई भी विदेशी कंपनी अपनी मशीन में दूसरे की तकनीक को आसानी से घुसने नहीं देती, लेकिन फ्रांस भारत को ये स्पेस दे रहा है। इसके अलावा फ्रांस भारत को अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस यानी समंदर के नीचे पनडुब्बी की आवाज कैसे कम करनी है और दुश्मन को दूर से कैसे पकड़ना है, इसके लिए बेहतरीन सोनर और स्टील्थ तकनीक भी दे रहा है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि फ्रांस अपनी एडवांस्ड बाराकूडा क्लास की तकनीक भी भारत को देने पर बात कर रहा है, जो अमेरिका किसी कीमत पर नहीं देता। समंदर के नीचे का ये थ्रिलर तो आपने समझ लिया, लेकिन अब जरा नजर उठाइए आसमान की तरफ। भारत और फ्रांस की एरोस्पेस पार्टनरशिप ने पूरे एशिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। डसॉल्ट कंपनी के राफेल जेट्स का जो खौफ पाकिस्तान के अंदर बैठा है, वो किसी से छिपा नहीं है। राफेल ने पाकिस्तान पर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज की है जिसने उनकी एयरफोर्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। राफेल के अंदर जो मीटियर मिसाइलें लगी हैं, उनका बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बिना दिखे दूर से ही मार गिराने का जो सिस्टम है, उसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है। आज भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल जेट्स पूरी शान से उड़ रहे हैं और अब भारत अपनी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए 26 नए राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील भी फाइनल करने वाला है। जब समंदर के बीच से ये राफेल उड़ान भरेंगे तो दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। लेकिन बात सिर्फ बने बनाए जेट्स खरीदने की नहीं है। भारत अब भविष्य की सोच रहा है। भारत अपने दम पर 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक फाइटर जेट AMCAM का बनाने पर काम कर रहा है।
ऐसे एडवांस जेट्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत होती है। अमेरिका ये इंजन बनाने की तकनीक देने में हमेशा आनाकानी करता है, लेकिन फ्रांस की साफरान कंपनी ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इस इंजन को सीधे भारत में ही बनाने का हाथ बढ़ाया है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को हमेशा के लिए इंजन के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। समंदर और आसमान को मुट्ठी में करने के बाद अब भारत की नजर है उस जगह पर जहां से दुनिया का भविष्य तय होने वाला है, यानी अंतरिक्ष। जी हां, स्पेस की दुनिया में भारत की एजेंसी इसरो अब कोई आम प्लेयर नहीं रही, बल्कि वो पूरी दुनिया की स्पेस सुपर पावर बन चुकी है। आप सभी एलन मस्क और उनकी कंपनी स्टारलिंक के बारे में तो जानते ही होंगे, जो पूरी दुनिया में स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट देने का काम कर रही है। स्टारलिंक का इस मार्केट में एक तरह से एकाधिकार यानी मोनोपोली बनी हुई है, लेकिन अब इसरो ने एलन मस्क के इस साम्राज्य को सीधे टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। यूरोप की बहुत बड़ी सैटेलाइट दिग्गज कंपनी यूटेलसैट ने अपने वनवेव सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के लिए इसरो के साथ एक बेहद धाकड़ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वनवेव का प्लान भी स्टारलिंक की तरह ही पृथ्वी की निचली कक्षा यानी एलआईओ में सैकड़ों छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक जाल बिछाना है, ताकि दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंच सके। इस वन वेव प्रोजेक्ट में भारत के सुनील भारतीय मित्तल की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। पहले ये सैटेलाइट्स रूस के रॉकेट से लॉन्च होते थे, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगा दिया। ऐसे में पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट आ गया कि अब इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में कौन ले जाएगा। चीन पर कोई भरोसा नहीं करता और अमेरिका की स्पेसएक्स खुद वनवेव की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। ऐसे में एंट्री होती है भारत के बाहुबली रॉकेट LVM-3 की। इसरो का यह भारी भरकम रॉकेट अब तक 100% सक्सेस रेट के साथ काम कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को यह समझ आ गया है कि इसरो न सिर्फ सबसे सुरक्षित लॉन्च पार्टनर है, बल्कि सबसे किफायती भी है। इसरो के साथ डील करने पर यूटेलसैट को कम बजट में एकदम सटीक और शानदार रिजल्ट मिल रहे हैं। ये डील सीधे तौर पर एलन मस्क को एक खुली चुनौती है। इस डील से भारत को करोड़ों डॉलर की बम्पर कमाई होगी। सोचिए, वनवेव के एक्टिव होते ही भारत के उन दूर दराज के गांवों, ऊंचे पहाड़ों और रेगिस्तानों में भी बिना फाइबर केबल बिछाए एकदम रॉकेट की स्पीड से इंटरनेट पहुंचने लगेगा, जहां आज फोन के नेटवर्क भी नहीं आते। और इसरो यहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाले कुछ ही महीनों में इसरो कई और विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में भेजने वाला है। भारत अब दुनिया का सबसे भरोसेमंद स्पेस ट्रांसपोर्टर बन चुका है। LVM-3 रॉकेट ने यह साबित कर दिया है कि भारी सैटेलाइट्स के लिए भारत को अब किसी विदेशी रॉकेट का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। और सबसे शानदार बात तो यह है कि इन विदेशी कंपनियों की सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल भारत के भविष्य के सबसे बड़े मिशनों यानी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले गगनयान और चांद के रहस्यों को सुलझाने वाले चंद्रयान मिशन में किया जाएगा। दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। डसॉल्ट कंपनी के जरिए आसमान में, नेवल ग्रुप के जरिए समंदर की गहराइयों में, साफरान कंपनी के जरिए तकनीकी इनोवेशन में और इसरो के जरिए अनंत अंतरिक्ष में भारत और फ्रांस की यह पार्टनरशिप एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही है जिसे तोड़ना दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल कूटनीति नहीं है। ये दो आजाद और संप्रभु देशों के बीच भरोसे की एक ऐसी मजबूत दीवार है जो आने वाले दशकों में पूरे एशिया और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का नया भविष्य लिखने जा रही है। 2026 में फ्रांस में G7 का जो बड़ा शिखर सम्मेलन होने वाला है, वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एक साथ मंच पर होंगे तो दुनिया भर की निगाहें उन पर होंगी। ये मंच ग्लोबल सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की चालाकियों के खिलाफ एक सीधा और कड़ा मैसेज देने वाला है। भारत अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। कूटनीति से लेकर युद्ध नीति तक हर मोर्चे पर भारत ने अपनी धाक जमा ली है। तो दोस्तों, इस पूरी मास्टर क्लास जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत और फ्रांस की ये जोड़ी चीन के समुद्री मंसूबों को पूरी तरह से दफन कर पाएगी? क्या इसरो की ये उड़ान एलन मस्क के स्पेस साम्राज्य को हिलाकर रख देगी? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अभी लिखकर बताइए। आपकी राय बहुत मायने रखती है।